अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज मैं एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होने वाले एंटी टेस्ट के राउंड 1 के डे 3 के केमिस्ट्री और इंग्लिश के एमसीक्यूज़ यहाँ पर सॉल्व करूँगा। जैसे कि डे 1 और डे 2 के एमसीक्यूज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो आज जो है वो थर्ड डे था टेस्ट का। तो आज जो क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको इस पास पेपर के या फिर बाकी तमाम पास पेपर की पीडीएफ रिक्वायर है और आप फर्स्ट टाइम ये मेरे लेक्चर देख रहे हैं, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, तो मैं विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट आपको एनईडी के तमाम ऑथेंटिक पास पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल 100% पेपर जो भी आ रहा है वो पास पेपर से ही आ रहा है। और अगर आपने मेरे एनईडी के पास पेपर की प्लेलिस्ट देखी है या देख लेंगे तो उससे अच्छा खासा आपको बेनिफिट पहुंचेगा। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। इंग्लिश की बस ये 6 क्वेश्चंस हैं जो मैं सॉल्व कराऊंगा। जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉमर्स के या आर्ट्स के जो ये टेस्ट दे रहे हैं एनईडी का, उनके लिए मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश के एमसीक्यूज में कुछ हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन और स्पॉटिंग एरर है, जरा ये देख लें कि फर्स्ट है द प्राइम मिनिस्टर डिसमिसेस क्रिटिसिज्म दैट ही हैज़ डैश्ड द इकोनॉमी एंड सोशल इशूज़। तो प्राइम मिनिस्टर ने इस क्रिटिसिज्म को, इस तनकीद को डिसमिस कर दिया कि उसने नेगलेक्ट किया है इकोनॉमी को और सोशल इश्यूज़ को। तो अगर ये क्वेश्चन आपका आता है तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास नेगलेक्टेड है। तो ये सेंटेंस कंप्लीशन है। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी सेंटेंस कंप्लीशन का है कि आफ्टर कंप्लीटिंग हर यूजुअल मॉर्निंग वॉक सलमा फाउंड हरसेल्फ डैश टायर्ड। कि अपनी जो आमतौर पर जो मॉर्निंग वॉक करती है सलमा, उसको मुकम्मल करने के बाद सलमा ने खुद को एक अजीब अंदाज से उसने अपने आप को टायर्ड या थका हुआ महसूस किया। तो जबकि वो थकती नहीं थी, लेकिन फर्स्ट टाइम उसको ऐसा हुआ कि वो मॉर्निंग वॉक करके थक गई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए, सरप्राइजिंगली। तो सलमा फाउंड हरसेल्फ सरप्राइजिंगली टायर्ड। उसको हैरत अंगेज तौर पर जो है वो थकन महसूस हुई। क्वेश्चन 3 है हाउस क्रिकेट्स कैन प्रोड्यूस साउंड्स बाय रब देयर हैंड्स। तो जो हाउस क्रिकेट्स हैं वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं अपने हाथों को रब करके। ये एक स्पॉटिंग एरर है। तो स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपको मिस्टेक जो है वो तलाश करनी है कि व्हाट इज़ द मिस्टेक इन दिस पार्ट। तो यहाँ पर इस मिस्टेक जो है ना, ये रब में है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है रब, चूँकि बाय के बाद हमेशा वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर होगा बाय रबिंग देयर हैंड्स। क्वेश्चन 4 है एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग शॉपलिफ्टिंग ऑफेंसेस द गवर्नमेंट हैज़ वार्नड दैट द पुलिस शुड टेक टफर डैश टू कैटर द ट्रबल। तो कंटेन नहीं होगा यहाँ पर, टू कुछ भी हो सकता है इस तरह से, टू कंट्रोल द ट्रबल। तो गवर्नमेंट ने वार्न किया कि पुलिस को टफर तो ज़्यादा जो है वो सख्त इकदाम करने चाहिए इस मुश्किल पे काबू पाने के लिए। तो इकदाम के लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं वो मेजर्स यूज़ करते हैं। तो टफर मेजर्स टू केटर द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है देयर आर मैनी लेजेंड्स रिलेटेड टू दिस प्लेस। और लेजेंड्स यहाँ पर अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं कि लेजेंड्स जो है ये वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का सवाल है, इसमें लेजेंड्स की जगह पर क्या आएगा या इसका सिनोनियम क्या होगा। तो लेजेंड्स हम कहते हैं ऐसी कहानियों को जिनकी असलियत के बारे में अंदाज़ा ना हो या उसकी ऑथेंटिसिटी जो है ना वो प्रूव ना की जा सके। तो असल में ये स्टोरीज़ होते हैं। तो लेजेंड्स में स्टोरीज़, कहानियाँ, हिस्टोरिक इवेंट्स जो होते हैं ना वो तो सच्चाई 100% ट्रू होते हैं, तारीख़ी वाक़यात। तो ये नहीं हो सकता। डेलिबरेट लाइज तो जो है वो 100% फॉल्स होते हैं, इसमें 0% ट्रूथ होती है। तो ये भी नहीं हो सकता। फैक्ट्स में भी क्या होता है कि 100% ट्रू होता है। तो ये हम इसको स्टोरीज कह सकते हैं, कहानियाँ कह सकते हैं। क्वेश्चन 6 है डैश इज़ अ वर्च्यू, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी। चूँकि ये ऑनेस्टी हमारे पास एक नाउन है एंड दिस इज़ एक्चुअली एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा हम लोग जो है वो कोई जो है वो आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर जस्ट हमारे पास हो जाएगा ऑनेस्टी, कि ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू। तो दिस ऑनेस्टी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद बेटा जब हम लोग अब आते हैं केमिस्ट्री के पोर्शन पर, उसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। तो इसके हमारे पास 17 एमसीक्यूज़ हैं जो मैंने यहाँ पर निकाले हैं डे 3 से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ूँ तो मैं ये भी बता दूँ कि एनईडी में जो पैसेजेस आ रहे हैं वो सारे रिपीटेड हैं। तो टोटल 13 पैसेजेस हैं। 13 पैसेजेस हैं जो कि अगर आपने मेरी पीडीएफ्स, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो वहाँ पर भी आपको मिलेंगे, और जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता हूँ उसमें भी आपको मिलेंगे। उसमें डे 1 पे जो एमसीक्यूज जो आया था वो बैटल ऑफ चांसलर्सविल आया था।
डे 2 में तमाम बच्चों का जो आया है वो आई थिंक के डे 2 में मुझे याद नहीं आ रहा शायद, ठीक है, डे 3 में, लेकिन आज जो आया है ना वो डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाला जो है ना वो आया है, ठीक है। तो ये तीनों मतलब ये जो है वो रिपीटेड आए हैं 1 2 3 सारे के सारे, ठीक है। तो ये अगर आप 13 पैसेजेस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह कल जिनका टेस्ट है या परसों सैटरडे संडे कोई भी डे है जिनका टेस्ट है तो वो अच्छी तरह से इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज है, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ हीट इज प्रोवाइडेड टू द सिस्टम देन रिएक्शन विल मूव इन डैश। अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है और हम हीट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने पढ़ा था लीच-चार्टेलेट्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हीट अगर आप सिस्टम को देंगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड मूव करेगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका बैकवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन। चूँकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए लो टेम्परेचर पे ये हमेशा जो है वो फॉरवर्ड जाता है, हाई टेम्परेचर पे बैकवर्ड आता है। ये अकॉर्डिंग टू लीच-चार्टेलेट्स प्रिंसिपल है। क्वेश्चन 2 है विच इज इनकरेक्ट अबाउट हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन तो जैसे हमने देखा CH3 होता है हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म। इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथाइन, बिल्कुल नहीं। इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। इट इज़ यूज टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम कीटोन टू अल्कोहल, नो। इसका ऑप्शन हमारे पास बी होगा, इसको एल्डिहाइड और कीटोन के बीच डिस्टिंग्विश कर सकते हैं लेकिन सारे नहीं। मीन्स के आपको पता है कि हेलोफॉर्म रिएक्शन हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड O इसका टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एल्डिहाइड में खासतौर पे फॉर्मल्डिहाइड की बात की जाती है तो उसमें ये वाला ग्रुप नहीं होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन को हम हेलोफॉर्म रिएक्शन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कीटोन जो है वो तो येलो क्रिस्टल्स बनाएगा आयोडोफॉर्म के, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करेगा तो कोई भी आयोडोफॉर्म के येलो क्रिस्टल नहीं बनेंगे। तो इसका बी होना चाहिए ऑप्शन। क्वेश्चन 3 है वैन डर वाल्स फोर्स इज मिनिमम इन डैश। वैन डर वाल्स फोर्स सबसे कम किस में होगी, जो सबसे छोटा एटम होगा। तो इन सब में सबसे छोटा एटम हमारे पास हीलियम का है। फोर्थ है विच वन इज करेक्ट अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या बात सही है, इट्स वैल्यू कौन सी बात गलत है, सॉरी। ए लिखा हुआ इट्स वैल्यू कैन बी 0, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है इसकी वैल्यू 0। इट्स इन होल नंबर, इट इज़ द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द रेट इक्वेशन, ये भी ऐसा होता है, लेकिन इट इज़ इन होल नंबर ये हमारे पास गलत हो गया। चूँकि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना बेटा वो होल नंबर के बजाय हमारे पास फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है, जो हम सिंध बोर्ड में तो नहीं पढ़ते हैं लेकिन फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड में होता है कि हाफ ऑर्डर रिएक्शन भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी रिटन इज वेयर E इक्वल टू इंटरनल एनर्जी एंड Q इक्वल टू हीट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो उसकी इक्वेशन यहाँ पे पूछी जा रही है, क्या हो सकती है, E इक्वल टू Q प्लस W, Q इक्वल टू W प्लस E, Q इक्वल टू W माइनस E और W इक्वल टू Q माइनस E, ठीक है। तो इसको अलग अलग अंदाज से हम देख सकते हैं। तो हम डायरेक्टली अगर हम बात करें तो E इक्वल टू Q प्लस W, हम इस तरह से डायरेक्टली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिख लेते हैं, ये इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 6 है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ उसका, मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी को माइनस करेंगे इंटरनल एनर्जी से तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। क्वेश्चन 7 है द सॉल्यूशन विच टेंड्स टू रेजिस्ट एनी चेंज इन pH ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डैश। तो ये हमारे पास गलत है, बफर सॉल्यूशन। 8 है बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन कंटेन्स डैश। अब बेसिक बफर सॉल्यूशन जो है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन में वीक एसिड और हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अच्छा, बेसिक बफर सॉल्यूशन में शायद यहाँ पर ये गलत ऑप्शन हमारे पास आ गया। बेसिक बफर सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड होना चाहिए ना, ये गलत है। तो सही ऑप्शन इसमें हो गया कि बेसिक बफर सॉल्यूशन में हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है और इसके साथ हमारे पास जो है वो वीक एसिड होता है। सो दिस इज करेक्ट वन एंड दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। क्वेश्चन 9 है ब्लीचिंग एक्शन इन ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश। ब्लीचिंग पाउडर के जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो इसकी वजह से होता है, HOCl की वजह से। दिस इज कॉल्ड एज हाइपोक्लोरस एसिड। तो इस हाइपोक्लोरस एसिड की वजह से होता है। क्वेश्चन 10 है विच इज इनकंसिस्टेंट अबाउट आइसोटोप। तो एक सवाल ये भी डे 3 में दिखाई दिया। तो कौन सी बात इनकंसिस्टेंट होती है आइसोटोप के बारे में, वो ये होती है कि नेम ऑफ एलिमेंट इज सेम। तो हमेशा देखिए एलिमेंट का नाम सेम नहीं रहता, जैसे कि
अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो H11 है, H12 है और H13 है, तो इनके नेम्स अलग अलग होते हैं। इसको हम कहते हैं प्रोटियम, इसको ड्यूट्रियम, इसको ट्रीटियम। तो ज़रूरी नहीं है कि नेम एलिमेंट का सेम हो जाए, जब आइसोटोप्स बनते हैं तो एलिमेंट्स के नेम भी अलग हो जाते हैं। क्वेश्चन 11 है हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय SO3H ग्रुप इन डैश। तो हाइड्रोजन अगर SO3H ग्रुप से रिप्लेस हो रहा है बेंजीन वगैरह के अंदर तो उसको हम सल्फोनेशन कहते हैं। तो ये बेंजीन का खास एक रिएक्शन है जो कई बार मैंने इससे पहले इसको सॉल्व किया है कि बेंजीन का रिएक्शन अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं H2SO4 से, तो बेंजीन का जो एक हाइड्रोजन है उसकी जगह पर हमारा SO3H ग्रुप आकर अटैच हो जाता है और ये जो कंपाउंड हमारे पास बनता है दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्वेश्चन 12 है बेकलाइट इज अ पॉलीमर ऑफ डैश। बेकलाइट किसका पॉलीमर है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है फिनॉल एंड मिथानल। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एनएडी के अंदर क्या होगा कि चारों ऑप्शन गलत लिखे होंगे। तो फिनॉल एंड मिथानल के बजाय मिथानॉल लिखा होगा। तो ये मैंने अक्सर अपने वीडियोस में बताया कि फिर यही ऑप्शन आपको टिक कर देना है। अगरचे सारे ऑप्शन रॉन्ग है तो आपको फिनॉल एंड मिथानॉल टिक कर देना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 13 में भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग इन पल्प मेकिंग या पेपर मेकिंग प्रोसेस। बेटा ये जो क्वेश्चन आया ना आपको क्वेश्चन 13, ये आपके सिंध बोर्ड से नहीं है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से है। जो पंजाब बोर्ड की सेकेंडरी केमिस्ट्री की बुक के अगर पेज नंबर 300 देखेंगे ना तो वहाँ पर पेपर मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में एक बात लिखी है कि पेपर कैसे बनाया जाता है, उसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स हैं तमाम प्रोसेस की। तो वहाँ से जब इसका आंसर हम निकालते हैं तो ये उसका जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो ये होता है कि पहले क्लीनिंग होती है, देन स्क्रीनिंग होती है, देन डाइजेशन होती है, देन ब्लीचिंग होती है। हो सकता है कि इससे पिछले वीडियोस में मैंने इस MCQs को कुछ और किसी और तरह से बताया, बट दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वन और ये 100% यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 14 है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डैश। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 15 है व्हाट इज ट्रू अबाउट ग्रुप 3 है। ग्रुप 3 के बारे में क्या बात सही है? दे हैव हाई डेंसिटी। देखो जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन डेंसिटी होती है, तो हाई डेंसिटी तो होगी। और लेफ्ट से राइट जाते हुए जो है वो इंक्रीज आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, तो ये दोनों चीज़ें इसकी ज़्यादा होंगी, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 16 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज डैश। ये याद कर लेना है आपको 181.7 डिग्री सेल्सियस ये बॉइलिंग पॉइंट है फिनॉल की। क्वेश्चन 17 है विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें से पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा भी है? थोड़ा सा देखें, समझने वाला MCQs है। CO2 नॉन पोलर है, O2 नॉन पोलर है, NaCl तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड है। तो ये तीनों नहीं हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हुआ MgF मैग्नीशियम फ्लोराइड। अगरचे बहुत सारे बच्चों को ये लग सकता है कि सर मैग्नीशियम तो मेटल है और फ्लोरीन नॉन मेटल है तो इनके बीच में बॉन्ड आयोनिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इनके बीच में हमारे पास जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास बनता है जो पोलर कोवेलेंट होता है। मैग्नीशियम पे प्लस चार्ज होता है और फ्लोरीन पे माइनस, तो इसका सी ऑप्शन ही बेटा करेक्ट है MgF2। तो बेटा ये सारे MCQs जो आज डे 3 के MCQs हैं NED में आए हुए, तो बहुत सारे MCQs, ज़्यादातर MCQs बेटा रिपीटेड हैं। ये मैंने वो MCQs इस PDF के अंदर या इस लेक्चर में डाले हैं जो न्यू MCQs मुझे लग रहे थे या जिनके आंसर्स जो मुझे कन्फ्यूजन थी स्टूडेंट्स को, तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। अगर आपको NED के पास पेपर रिक्वायर्ड है 100% प्रिपरेशन के लिए, तो ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा 030021522272, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप करें। और अगर आपको NED में कोई नया सवाल इंग्लिश में केमिस्ट्री में मिलता है तो लाजमी बेटा मुझे व्हाट्सएप कर दे इस नंबर पे, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ताकि ना सिर्फ उन बच्चों का फ़ायदा हो जो जिनके डे 4 या डे 5 में टेस्ट हैं, बल्कि राउंड 2 जो हमारा होगा उसमें भी जाहिर सी बात है कि अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर 25 आउट ऑफ 25 और इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25 आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को NED के एंटी टेस्ट के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।